नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सिविल सर्विस चैनल पे आप उसको तुरंत देख लीजिएगा। उसमें लगातार अपडेट करते रहेंगे वीडियो, उसमें आप देखते जाइएगा। उसी में टेस्ट सीरीज भी जुड़ती जाएगी, उसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जुड़ते जाएंगे। उसी में जो है आपको लगातार जो इंपॉर्टेंट जितने भी उसमें सिलेबस में पॉइंट है, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे हिंदी का हो, ये सारे वीडियो उसी में जुड़े हुए हैं। लोअर पीसेस मेंस की तैयारी करने के लिए आपको 3 प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करनी, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में नया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लीजिए। फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। सेक्शन से हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें 2 सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जनरल साइंस और दूसरा अर्थमेटिक, जिसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन यह है यहाँ से मैचिंग। लिस्ट नंबर 1 में आपको दे रखे हैं इंस्ट्रूमेंट और लिस्ट नंबर 2 में वो क्या क्या करते हैं उसी हिसाब से आपको मिलाना है। ये स्टेथोस्कोप, ये हार्ट बीट सुनने के काम में आता है, इसको आला बोलते हैं। डॉक्टर के पास आपने देखा होगा। स्पिग्नोमैनोमीटर जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए है, बी का होगा 4, ए का 3, बी का 4। कैरेट मीटर नाम से ही समझ में आ रहा है कि सोना कितना प्योर है ये जानने के लिए, सी का होगा 2 और डी का तो ऑटोमेटिकली 1। लक्स मीटर लाइट की इंटेंसिटी नापता है, 3421 सी। फिर है कि मैनोमीटर से क्या नापा जाता है, तो गैस का प्रेशर, बी। अब इसमें 3 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, इनफैक्ट 4 दिए हैं और आपसे पूछा है कौन कौन से इसमें सही हैं। अगर कुछ ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट ये मान के चलिए कि सही वाला बताना है। तो पहला है कि जब किसी पेंडुलम का ऑक्सीलेशन हो रहा होता है, जब वो ऐसे 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 घूम रहा होता है, नाच रहा होता है, तब जब मीन पोजीशन आ जाए, मतलब बीच की पोजीशन से पेंडुलम गुजर चुका है, तब उसका एक्सेलरेशन 0 होगा क्या? बिल्कुल 0 हो जाएगा, सही है। दूसरा है एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो गई, यानी यहाँ से चला और यहीं वापस आ गया, तो उस समय एक पर्टिकुलर वेलोसिटी 2 बार आती है, सही है, क्योंकि रास्ता वही है। फिर है कि ऑक्सीलेशन के टाइम पर जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, मतलब या तो यहाँ या तो यहाँ जहाँ तक वो गया, तो स्पीड एक्सलेरेशन दोनों ही 0 हो जाता है क्या? नहीं, स्पीड इसकी होती है तभी तो ये वापस आ पाता है, तो वो कैसे 0 हो सकती है, ये गलत। उसके बाद है कि जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे ऑक्सीलेशन जो है वो कम होती जाती है, सही है। तो 1, 2 और 4 आर करेक्ट, सी। ये क्वेश्चन भी पेंडुलम पे ही आधारित है कि पेंडुलम जिन घड़ियों में होता है वो गर्मियों में धीमी क्यों पड़ जाती हैं, पीछे हो जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ये होता है 2π√L/G। 2π और G कांस्टेंट, तो ये √L के प्रोपोर्शनल है, यानी T² इज प्रोपोर्शनल टू L, ऐसा लिख सकते हैं। अगर लेंथ में 1 यूनिट से बढ़ाऊंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना बढ़ जाएगी टाइम पीरियड। अगर ये 2 से बढ़ गई तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा। तो गर्मी के टाइम पर हम जानते हैं कि जो पेंडुलम होता है उसका हो जाता है एक्सपेंशन, तो उसकी लेंथ इतनी बढ़ी हुई मालूम पड़ती है, और अगर लेंथ बढ़ गई तो यहाँ पे हम देख ही रहे हैं टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस विच इंक्रीजेस द टाइम स्पेंट इन यूनिट ऑक्सीलेशन। टाइम पीरियड बढ़ेगा तो ऑक्सीलेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा, सी। फिर है यहाँ पर लिक्विड ड्रॉपलेट, जो पानी की बूंदें हैं या किसी भी चीज़ की बूंदें हैं, ये मिनिमम एरिया में कैसे रह पाती हैं? तो ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। अगर आपसे पूछ लें कि उसका शेप ऐसे गोल क्यों होता है, तो वो भी सरफेस टेंशन की वजह से, ए। उसके बाद लाइफ जैकेट, जब आप बोटिंग के लिए जाते हैं तो लाइफ जैकेट दी जाती है, जहाज़ों में भी होती है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ऐसा क्या होता है? तो लाइफ जैकेट का मेन काम है, जैसे कोई बंदा नीचे डूब रहा है तो उसको ऊपर बनाए रखना, और इसके लिए
बंदे की जो डेंसिटी है वो पानी से कम करनी पड़ेगी। अगर डेंसिटी कम करनी पड़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं। इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ अ पर्सन टू कीप द पर्सन अबव वाटर बॉडी, यही तो लक्ष्य है, उसको ऊपर रखना। बी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिसकी मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, इसके नीचे उसको नापा ही नहीं जा सकता है, तो थियोरेटिकली मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। बी, स्टेटमेंट और रीजन आपके सामने है, इसमें आपको ये पता करना है कि पहली बात तो दोनों एक साथ सही है कि नहीं। दोनों एक साथ सही है तो फिर ये पता करना है कि जो आर है वो ए को सही से समझा पा रहा है कि नहीं, जो ए में हो रहा है वो आर की वजह से हो रहा है कि नहीं, या फिर अगर आप किसी एक को गलत या सही कर पाए तो उस हिसाब से जवाब दीजिए। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है ग्लिसरीन की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है। ग्लिसरीन का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा क्या? नहीं, पतला हो जाएगा। स्टेटमेंट ही गलत है। तो एक्सप्लेन करने ना करने का सवाल खत्म। अब आप रीज़न को सही है कि नहीं बस ये चेक करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो फिर है इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल बढ़ जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में हलचल बढ़ जाएगी। ये खैर सही है, तो रीजन यहां से सही है, असर्शन फॉल्स है। डी, फ्यूज वायर किस काम आता है? फ्यूज वायर इसी काम आता है कि जो भी बाहर से ज्यादा करंट आ रहा है वो आपके अप्लायंस तक ना पहुंचे, फ्यूज वहीं पे उस करंट को झेल ले और टूट जाए। तो ब्रेकिंग द सर्किट विद एक्सेसिव करंट फ्लो। बी। उसके बाद 10 नंबर है कि एक पर्टिकुलर टोन बजाया जा रहा है दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर, पहला है गिटार और दूसरा है बांसुरी। तो सेम टोन लेकिन अलग अलग चीज़ों पर बजाया जा रहा है, फिर भी दोनों से आवाज़ अलग अलग निकलेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि क्वालिटी का मतलब यही है कि दो अलग अलग चीज़ों पर सेम टोन बजाई जा रही है, तो कैसे अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं। सी। ये भी असर्शन रीजन का सवाल है। स्टेटमेंट आपके सामने है, एक हीरा उसी साइज के शीशे से ज़्यादा चमकता है। सेम साइज का शीशा ले लीजिए, हीरा ले लीजिए, हीरा ज़्यादा चमकेगा। ये सही है। अब ये क्यों चमकेगा आप रीज़न से देखिए। अगर रीज़न सही है तो चेक करिए एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, अदरवाइज रीज़न को रॉन्ग टिक करिए। तो रीज़न आपके सामने है कि हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उससे शीशे से कम होता है क्या? नहीं, ज़्यादा होता है। तो ये रीज़न गलत हो गया। स्टेटमेंट हालांकि सही है, ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, सी। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ये बताइए। तो यहाँ पर दो टाइप का रिएक्शन है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन। दोनों में सेम एनर्जी निकलती है क्या? ऐसा नहीं है। आपने एक यूनिट मास फ्यूजन में डाला और दूसरा डाला आपने फिजन में, तो फ्यूजन के केस में ज्यादा एनर्जी देखने को मिलेगी क्या? सही बात है ये। देखिए फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी निकलती है, क्योंकि फ्यूजन को चलाने के लिए ही हमें उतनी एनर्जी चाहिए जितना एक एटम बम के फटने के बाद मिलेगी। तो यहाँ से ये सही होगा, बी। 13 नंबर में इनमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो डिवाइड नहीं होता? एटम, ए। बाकी मॉलिक्यूल, मिक्सचर, ये सब डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद ये है पानी में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराने पर जो सोडा बनता है, लहर वाला सोडा, ये सोडा किस प्रकार का केमिकल है? क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर क्या है? तो ये किसी भी टाइप का एजेंट नहीं है, ये खुद एक प्रोडक्ट है जो बना है, और ये एसिडिक है, सी। 15 नंबर में इसमें बताइए फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ पर हवा में चांदी के बर्तन अगर काले हो गए, इसका मतलब उनमें जंग लग गई है, वापस फ्रेश चांदी के बर्तन आपको नहीं मिलेंगे। गलत। कैंडल जला दिए, वापस वही कैंडल आपको नहीं मिलेगी। दही जमा दिए, पुराना दूध नहीं मिलेगा, लेकिन चीनी घोल दिए अगर आप पानी में, तो चीनी आपको वापस मिल जाएगी, डी। फिर है यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नाम, तो ऑब्वियस सी बात है कैल्शियम सल्फेट, ए। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये CaSO4.12H2O, और अगर कहीं पे लिखा है CaSO4.2H2O तो उसका मतलब होता है जिप्सम। उसके बाद 17 है मैच दी फॉलोइंग। लिस्ट नंबर 1 में
प्रॉपर्टी दी गई है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस किस पार्टिकल की है, और पार्टिकल का नाम आपको लिस्ट नंबर 2 में गिवन है। m इज इक्वल टू 0, मास 0 किसका होता है, न्यूट्रिनो का, a का होगा 2, a का अगर 2 है तो 3 नहीं हो सकता। पार्शियल चार्ज यानी a पॉजिटिव b पॉजिटिव इस तरीके से ये होता है क्वार्क में, तो b का होगा 3। फिर पार्शियल स्पिनिंग ये होता है पॉजिट्रॉन में, c का होगा 1 2 3 1। और इंटीग्रल स्पिनिंग यानी पाई 2 पाई 3 पाई इस टाइप से साइकिल चलती है फोनॉन की, तो 2 3 1 4 a। जो मरकरी थर्मोमीटर में यूज होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो उसकी ऑपरेटिंग पावर हाई होती है, तो ये है C। 19 नंबर में फिर से मैच दी फॉलोइंग। लिस्ट नंबर 1 में आपको आइटम दिए गए हैं और वो किस किस चीज़ों से बने बेसिक केमिकल एलिमेंट, उनके नाम। लिस्ट नंबर 2 में डायमंड एलोट्रोप है कार्बन का, A का होगा 4, A का अगर 4 है तो 3 या 2 नहीं हो सकता। मार्बल बनता है आपका कैल्शियम का, B का होगा 1, तो 4 और 1 एक ही ऑप्शन में है, D में। इतने से ही आपने सॉल्व कर लिया। बाकी सैंड में सिलिकॉन में होती है, बालू होती है सिलिकॉन, और रूबी होती है एल्युमिनियम में। ऐसी नेचुरल रबर का नाम बताइए जो सीधे सीधे पेड़ों से मिलती है, इसका नाम है आइसोप्रीन A। एल्युमिनियम कहाँ से मिलता है, बॉक्साइट से, इसका और है ये। इसके बाद यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग। ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सही बात है। मस्टर्ड गैस ये मीथेन होती है एक्चुअली, लेकिन यही मीथेन तब यूज होती है जब रसायन की मदद से युद्ध लड़ा जाता है, सही है। टेफ्लॉन में एक ऐसा पॉलीमर होता है जिसमें फ्लोरीन होता है, सही है। अब इसमें फ्लोरीन में अगर हम बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं क्या, फ्लोरीन खुद ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसमें ऑर्गेनिक कैसे हो सकते हैं, वो एक एलिमेंट है, डी। अब यहाँ पर अगला है असर्शन रीजन। असर्शन आपके सामने है। फिनाइल का उपयोग आप स्टरलाइजर के रूप में करते हैं, मतलब टॉयलेट साफ करना, फर्श साफ करना, इस तरीके से करते हैं, सही है। क्यों करते हैं, फिनाइल इज डिराइव्ड फ्रॉम फिनॉल, वो फिनॉल से निकलता है, और फिनॉल की बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि वो डिसइंफेक्टेंट है। मतलब जहाँ पे भी आप फिनॉल का इन्फ्लुएंस ले आएंगे, उससे सफाई कर देंगे, तो वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस सब चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो अगर आपसे पूछे कि क्यों यूज़ करते हो घर की सफाई में, तो आप ये बता दीजिएगा। दोनों ही सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, ए। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, DDT एक जर्मिसाइड है, नहीं वो एक पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है। TNT क्या है, एक्सप्लोजिव, यहाँ पे पेस्टिसाइड लिखा है, गलत है। RDX क्या है, एक्सप्लोजिव, सही लिखा है, C। बाकी LCD कोई वायरस नहीं है, वो TB है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसने दिया है, मिस्टर विटेकर ने, A। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होते हैं, वो हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, तीनों, D। आर्थ्रोपॉड क्या होते हैं, इनके पास ऐसा ब्लड होता है जो कि ओपन सिस्टम में बहता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनका नहीं होता, आर्थ्रोपॉड का ओपन सिस्टम होता है, C। ऐसे पौधे जो कि रेगिस्तान में उगते हैं, इनकी जड़ें लंबी लंबी क्यों होती हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पानी होता नहीं है और पानी की सर्च में ये समय के साथ लंबी हो चुकी हैं। रूट्स बिकम इलोंगेटेड इन सर्च ऑफ वाटर, A। इनफैक्ट B। अब इसमें 29 नंबर में है कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें स्पीसीज की संख्या सबसे ज़्यादा, ये है आर्थ्रोपॉड, वही ओपन सिस्टम सर्कुलेशन वाला। फिर है यहाँ पर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस से संबंधित है, तो जो संबंधित नहीं है उसको सीधे हटा देंगे। पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है और जो एनर्जी चाहिए होती है मिल जाती है। ये कुछ एम्बिगुअस है, समझ में नहीं आया कौन सी एनर्जी चाहिए होती है जो मिल जाती है। जो एनर्जी मिलती है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है, नहीं, गलत। भोजन का ऑक्सीडेशन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। ए को फिलहाल होल्ड पे रखते, हो सकता है वही अंत में सही हो जाए। फिर अगर हम देखें
ऑक्सीजन को लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वेपर छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये तो गलत है, ये भी गलत है। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होती है, बिकॉज लाइट की प्रेजेंस में CO2 और वाटर का रिएक्शन होता है, फिर हमें ग्लूकोज मिलता है जो कि केमिकल एनर्जी हुआ। ये ग्लूकोज किसी ना किसी के शरीर के अंदर गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गई। ए। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, थाइमाइन का सबसे बढ़िया सोर्स क्या है? किसमें थाइमाइन सबसे ज़्यादा मिलता है? तो ये मिलता है काजू में। ए। 32 नंबर में हमें करना है मैचिंग। लिस्ट नंबर 1 में आपको अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, लिस्ट नंबर 2 में उनका यूज़ है, कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ यूज़ होती है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, ए का होगा 4, और अगर ए का 4 है तो 1 और 2 नहीं हो सकता। कोडीन ये यूज़ होता है बेहोशी की दवा के लिए, बी का होगा 1। रोडेंट यानी कि कुचुक, जो चूहे होते हैं रोडेंट की कैटेगरी में आते हैं, तो ये है सोर्स ऑफ रबर। उसके बाद यूजिनॉल, ये क्या है? क्लव एरोमेटिक ऑयल, ये लौंग का तेल होता है यूजिनॉल। डी का हो जाएगा 3, तो 4 1 2 3 ए। इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जिसमें सुक्रोज पाया जाता है? तो ये है शुगर केन। ए। C11H22O11। फिर होमोस्टेसिस, समस्थैतिकता, इसमें क्या होता है? कौन सा ऑप्शन इसके हिसाब से सही है? तो इसमें कुल मिला के ये है कि शरीर के जो अंदर की साइड का इन्वायरमेंट है, इंटरनल ऑर्गन की कंडीशन, किडनी यहाँ है तो जीवन भर यहीं रहेगी, ये सब चीज़ें, ये सब मेंटेन होती है रेगुलर बेसिस पे, ये सही है बी। इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है और कौन सी ऐसी बॉडी की सेल्स हैं जहां पर एंटीबॉडी बनती है? लिम्फोसाइट में, थाइमस में, सी। 36 नंबर में अगेन मैचिंग है। लिस्ट नंबर 1 में बीमारियों के नाम हैं और वो किस किस वजह से होती हैं, क्या टाइप है उनका, ये आपको लिस्ट नंबर 2 में मिलेगा। जो जल्दी हो सकता है उसको सबसे पहले, जैसे एड्स वायरस, ये कन्फर्म है, तो डी का होगा 5। अगर डी का 5 है तो डी का 4 नहीं होगा। उसी तरीके से सिफिलिस जो है वो ट्रिपोनीमा इस टाइप का होता है, तो ई का होगा 3। अगर ई का 3 है, खैर 3 तो दोनों ही चालू ऑप्शन में है, अगर हम इसमें ए ऑप्शन हटा दें तो बस एक ही ऑप्शन बचेगा टिक करने को, जैसे गोनोरिया, ये आता है निजेरिया में, ए का होगा 4, तो ए का 4 बस एक ही में है, ऑप्शन बी में। 37 नंबर थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी 5-6 लड़कियां हो जाती हैं लेकिन लड़के इनके एक भी नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि लड़कों का जन्म तभी होता है मेल चाइल्ड का जब XY क्रोमोसोम मिल जाएं। तो ऐसा तभी हो सकता है जो हमारे केस में दिया है कि कोई भी लड़का नहीं है, अगर Y क्रोमोसोम हट जाए तो दोनों की ओर से XX क्रोमोसोम का मिलन हो। तो यहाँ पर दी फादर मेक्स स्पर्म ओनली थ्रू दी X क्रोमोसोम, क्योंकि जो फादर होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके उसमें होता है उनकी किस्मत के ऊपर कि XY क्रोमोसोम रिलीज हुआ है कि XX। लेकिन ये फादर मेक्स वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जानबूझ के किसी के हाथ में ये सब चीजें नहीं होती। इंसिडेंटली ओनली द स्पर्म थ्रू X क्रोमोसोम इम्प्रेग्नेंट दी ओवम, ये सही होगा। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर XX का ही इंटरेक्शन हुआ है, डी। बात करते हैं मैथ सेक्शन की। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन होगा इस सेक्शन में। इस वाले एक्सप्रेशन को इससे अगर डिवाइड करें तो कितनी बार में जाएगा? 1/2 माइनस 1/4 और ये माइनस 1/6, एलसीएम हो जाएगा 60, 2 15 30 जा, 4 15 जा, 5 12 जा, 6 10 जा, 30 12 42, 15 10 25, 42 माइनस 25 हो जाएगा 17, ये है 17/60। इसको डिवाइड करना है, किससे करना है? 2/5 माइनस 5/9
प्लस 3/5 माइनस 7/18, इससे करना है। इनका एलसीएम हो जाएगा 5 9 5 18 का 90, 5 18 जा 18 दूनी 36, 9 10 जा 10 5 जा 50, 5 18 जा 18 3 जा 54, 18 5 जा 5 7 जा 35, 36 और 54 90, 50 35 85, ये हो जाएगा 5/90 यानी 1/18। तो 17/60 को डिवाइड करना है 1/18 से, तो मल्टीप्लाई करना है 18 से, सिंपल बात है। 6 10 जा 6 3 जा, ये हो जाएगा 17 तिहाई 51/10 यानी 5 सही 1/10, ऑप्शन ए। आई थिंक सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अब इसको इरेज करके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए। तो यहां पर 1 + 1/2 3/2, ये 2/3, 1 + 1/3, ये 1 + 1/12 13/12, ऐसे ये हो जाएगा 1 + 1/12 120, 121/120। ये सब कटता चला जा रहा है, ये अप टू है, यहां तक इसको लेके जाना है मतलब, लेकिन ये बीच में कुछ और भी रहा होगा, 1 + 1/2 फिर 1/3, तो ये पक्का 1/4 1/6 इस तरीके से रहा होगा। तो ये 2/3, ये 3/2, ये 1 + 1/4 5/4 ये रहा होगा, फिर ऐसे ये 6/5 रहा होगा, और ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। ये 2/3 है, सब कुछ ऐसे ही कटता चला जाएगा। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बचेगा और लास्ट में ये 121। आप देख रहे हैं कि प्रीवियस में ऊपर वाला सारा कटता चला जा रहा है, तो ये प्रीवियस में 120 इधर वाले 120 से कट जाएगा, ये 121/2 फाइनल आ जाएगा 60.5। बस इस सीरीज को थोड़ा समझने की ज़रूरत थी। जैसे ये 3/2, ये 2/3, फिर 5/4, फिर 6/5, फर्स्ट वाले का ऊपर वाला उसके नेक्स्ट वाले से नीचे वाले से कट जाता है। आप इधर देखिए, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, इससे ये गया, ये नीचे 2 एक्स्ट्रा बचेगा, फिर ये भी उड़ जाएगा और आखिर में 121 बचा रहेगा, बीच के सारे गायब हो जाएंगे 121/2। फिर उसके बाद 40 नंबर है, किसी इंडस्ट्री से सीनियर एम्प्लॉय रिटायर हो गए, प्रोडक्शन 20% कम हो गया, पहले 100 था 20 कम होकर 80 हो गया। तो यहाँ पे पुराना प्रोडक्शन वापस चाहिए। ये जो यूनिट प्रोडक्शन है इसकी बात कर रहे हैं। एम्प्लॉय जब ड्यूटी पे होते हैं तो उनका काम होता है प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन कम हो गया बिकॉज जो एक्सपीरियंस आदमी थे वो चले गए। अब उसके बाद वर्किंग आवर को किस प्रकार बढ़ा दिया जाए। ऑब्वियस सी बात है, जो उतने प्रोफेशनल नहीं है वो उसी प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए ज़्यादा टाइम लेंगे। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? यूनिट प्रोडक्शन यानी 1 घंटे में कितना सामान बन रहा है इनटू नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे काम हो रहा है। अगर 1 घंटे में 5 लड्डू बन रहे हैं, 5 घंटे काम हो रहा है, तो टोटल लड्डू 5 × 5 = 25। यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि टोटल उतने ही लड्डू बनने चाहिए। तो यहाँ पर जितने से ऊपर आपने बढ़ाया उतने से नीचे वाला कम हो जाएगा, या फिर उल्टा भी, ऊपर कम किया नीचे बढ़ा दीजिए। 100 से 80, तो ये लीजिए 80 से 100। 80 था यहाँ पे टोटल वर्किंग आवर, बिकॉज 100 × 80 भी उतना, 80 × 100 भी उतना, बस यही तो चाहिए बराबर रीस्टोर्ड टोटल प्रोडक्शन। तो इसीलिए 80 से 100, 100 से 80 हुआ तो 80 से 100 हो जाएगा वर्किंग आवर। तो 20 बढ़ा दिया 80 पे, शुरू में 80 था। 1/4 25%। डी परसेंटेज का जो हमारा वीडियो है उसमें जो लोग पेड वाले होंगे वो देख पाए होंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें बता रखे हैं। और जो फ्री के सब्सक्राइबर इसको देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, UPPCS CSAT नाम से पापा वीडियो है, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला देखते हैं 41 रेशियो एंड प्रपोर्शन से। यहाँ पर 90 रुपए हैं किसी बैग में, लेकिन एक डेफिनेट तरीके से। वहाँ पे 25 पैसे के सिक्के मिलेंगे,
50 पैसे के और 10 पैसे के। रेशियो सिक्कों का आपको इतना इतना दे रखा है, ये 50 पैसे, ये 25 पैसे और ये हैं 10 पैसे। 50 पैसे वाले सिक्के 2, 25 वाले 3, 10 वाले 5। एक सिक्का 50 पैसे का, 2 सिक्के हैं तो 100 पैसे हुआ कि नहीं। ऐसे यहाँ 25 थी, यहीं पे 76 पैसे हुआ, यहाँ हुआ 50 पैसे, ये टोटल पैसे हो गए 225 पैसे। लेकिन हमारे हिसाब से टोटल 90 रुपए हैं, यानी 90 इंटू 100 पैसे। 225 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 90 इंटू 100 बाई 225। हमें कितनी यूनिट चाहिए, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, यानी 3। तो ट्रिपल कर देंगे, 3 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। 15 का स्क्वायर, 15 6 जा 3 5 जा 5 20 जा 20 छिंग 120 बी। एक व्यक्ति है जिसका एक्सपेंडिचर पहले 7 मंथ के लिए इतना है एवरेज, और बढ़ के इतना हो जाता है अगले बाकी के महीनों के लिए, और 1 साल की बात हो रही है। तो 7 महीने के बाद बाकी कितने महीने बचे, 5 महीने। तो 7 महीने में ऑन एन एवरेज इतना, तो सम कितना 70 इंटू 7, 7 महीने का। ऐसे ही वहां पे एवरेज है इतना 5 महीने का, तो सम होगा इतना। ये टोटल आपको ये करना पड़ेगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तब आपके सामने आएगा ये। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको देगा 11,862.9, और ये चीज आपको मिलेगी 1810.5 इंटू 5, ये आपको मिलेगा 9052.5। इसमें अगर आप जोड़ देंगे 11,862.9 तो ये आएगा 20,915.4। इसमें अगर हम 12 का भाग दे देंगे तो ये 12 से कटने के बाद देगा 1742.95, और पूरे साल का एवरेज इतना है। तो 1 महीने का एवरेज होगा, ये 1 महीने की एवरेज सैलरी हमने निकाल ली है, मतलब एक्सपेंडिचर जो खर्च हुआ, जो बचाया वो ऐसे निकलेगा। पूरे साल इतना बचाया तो 1 महीने में इतना ही तो बचाया ये। तो ये आपको मिलेगा 257.05। 1 महीने की सेविंग इतनी, 1 महीने का एक्सपेंडिचर इतना। इनकम पूछिए 1 महीने की, ये होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 1742.95 प्लस 257.05 देगा 2,000 रुपए डी। इसके बाद आसान है, सिंपल इंटरेस्ट का है। 5% का रेट पहले चलता था, उसको 8% कर दिया, और 3 साल में 180 रुपए ज्यादा मिल गए। सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल एकदम सेम, तो 3 साल में 180 मिले तो 1 साल में 60 रुपए मिले होंगे। वो किस कारण मिले होंगे, 5 से 8% हो गया इस वजह से, तो 3% बढ़ गया, जिस वजह से 60 रुपए मिले। तो 3% बराबर 60, 1% बराबर 20। प्रिंसिपल पूछा है जो कि 100% होता है, 20 इंटू 100 यानी 2000 सी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 44। एक शहर है, उसमें जितनी भी जनसंख्या थी हर साल 10% बढ़ जाती है। इस समय अगर 10,000 लोग वहां पे रहते हैं तो 3 साल बाद कितने रहने लगेंगे। अगर किसी चीज को आप 10% से बढ़ाते हो तो 11/10 से मल्टीप्लाई करते हो। ये बात हमने बता रखी है परसेंटेज वीडियो में। 3 बार करना पड़ेगा ये काम, बिकॉज 3 साल की बात है। ये 1331 इंटू 10 यानी 13,310 डी। इसके बाद ये 48 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक बस है जो इतना इतना डिस्टेंस चलती है, 40, 60, 100, 120 और 80, 200, 200 और 100, 300, 330 किलोमीटर चलती है। लेकिन जब 40 किलोमीटर चली तो स्पीड इतनी थी, 60 किलोमीटर के लिए स्पीड इतनी थी। ऐसे ही आगे अलग अलग किलोमीटर के स्पैन के लिए अलग अलग स्पीड गिवन है। इसमें ये बताइए कि 825 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर उसको एवरेज स्पीड पे चला दिया जाए तो भाई समय कितना लगेगा। तो उसके लिए एवरेज स्पीड पता होनी चाहिए सबसे पहले, जो कि होती है टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो 330 है, टोटल टाइम 40 का डिस्टेंस 20 की स्पीड, तो 40/20 2 घंटे, 60/10 6 घंटे,
फिर 30/15 अगेन 2 घंटे, 80/25 और फिर 120/30 यानी 4। 2 6 8 4 12 2 14 5 16 जा 5 5 जा 14 प्लस 16/5 70 16 86/5 तो 330, ये 86/5। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 330 इंटू 5/86। ये एवरेज स्पीड है हमारी और डिस्टेंस अपने को गिवन है 825। टाइम बताना है डिस्टेंस बटे स्पीड 825, ये 330 इंटू 5/86 जी, ये 86 ऊपर जाएगा। 11 7 77 11 5 55 11 तिहाई और 1 0 5 15 जा 15 2 जा 2 43 जा 43 घंटे सी। फिर यहाँ पे टाइम स्पीड और डिस्टेंस से एक सेक्शन है ट्रेन, उस पे सवाल है। 2 ट्रेन है, एक ए से चालू होती है स्टेशन और एक बी से। एक इधर जाना है एक को और दूसरी को इधर आना है, सेम टाइम पे छूटती हैं भाई। अब यहाँ पर रास्ते में इस जगह पे मिल गई, तो जब इस जगह पे दोनों आके इकट्ठा हो गई तो भाई ए से जो चली है वो यहाँ जाएगी, बी से जो चली है वो इधर जाएगी, यही तो होगा। बोथ द ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर, जब इस पॉइंट से हटेंगी तो जैसा हमने पहले बोला अपनी अपनी जगह जाएंगी, लेकिन एंड रीच बी एंड ए इन 25 एंड 81 आवर्स। बी कौन जा रही है ये बताइए, जो इधर से चली है। जो ए से चली है वो 25 घंटे लेगी और जो ए की तरफ आ रही है बी से छूटी है टी बी, वो लेगी 81 घंटे। स्पीड ऑफ ट्रेन रनिंग फ्रॉम ए इज 18। जो ए से चली है उसकी स्पीड 18 है, बी से चली है उसकी स्पीड बता दीजिए। तो जब ऐसी सिचुएशन हो एक ट्रिक काम करती है, वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बी। जो ए से चली है उसकी वेलोसिटी और जो बी से चली है उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर टी बी बाई टी ए, जहां पे टी बी का मतलब है जो बी से चली है, टी ए का मतलब है जो ए से चली है। तो लिखा हुआ है रीच बी, बी जाना है मतलब ए से चलिए पक्का। तो वेलोसिटी ऑफ ए 18, ये वी भी बता देंगे। तो जो ए जाएगी वही बी से चली होगी, इसे 81 घंटे लगते हैं और ये 25। ये सॉल्व करने पर 9/5, 9 2 जा 2 5 जा 10, 10 की स्पीड होगी बी। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। इफ 5 men और होगा यहाँ पे और 8 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। 5 आदमियों को भी 12 दिन लगते हैं और यही काम तब पूरा हो जाएगा जब 8 औरतें रहेंगी 12 दिन। 5 men इज इक्वल टू 8W, M/W 8/5। एक आदमी एक दिन में 8 यूनिट करेगा और एक औरत करेगी 5 यूनिट। तो टोटल वर्क यहाँ पे या तो यहाँ पे M की जगह 8, W की जगह 5 रख दीजिए। यहाँ पे M की जगह 8 रखने पर 5 इंटू 8 इंटू 12 ये टोटल वर्क है। करेगा कौन? 2 men एंड 4 women, दोनों ही। 2 men फॉर 8 प्लस 4 women, W फॉर 5, 2 8 16 और 20 36, 12 3 जा 40/3, 13 सही 1/3 सी। फिर देखिए 51, ये भी टाइम एंड वर्क का ही है। इफ द वर्क डन बाय 15 men और 6 boys, 15 आदमी 6 लड़के साथ में लगे हुए हैं। 15 men प्लस 6 boys टुगेदर 5 times the work done by this group। मतलब ये वाले जो लोग हैं ये 5 गुना काम कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाले लोग हैं ना वो 5 गुना ज़्यादा समय लेते हैं। तो ये वाले लोग अगर x दिन काम करते हैं तो उधर वाला जो ग्रुप है 2 men प्लस 3 boys का, उसे 5 गुना समय लगेगा कि नहीं? 5x, x से x गया। 15 men प्लस 6 boys, 2 5 जा 10 men प्लस 3 5 जा 15 boys। 5 men इज इक्वल टू 9b।
m/b का रेशियो आ जाएगा 9/5। What will be the ratio of the work done by one man and one boy? यही तो है, एक आदमी एक दिन में 9, एक लड़का एक दिन में 5 यूनिट करेगा, यही चाहिए 9/5 A। इसके बाद 52 में आप बताइए 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 12, 16, 18, 24 से ना कटे। तो आपको अलग अलग 12, 16, 18, 24 से काटने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं 12, 16 और 24 का जो HCF है वो 4 है, तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा करके ऑप्शन हटा सकते हैं। इन्होंने बोला इससे ना कटे, हम बोलेंगे 4 से जो नहीं कटता वो आंसर है, जो 4 से कट जा रहे हैं उसको हटाना पड़ेगा। और उसका रूल ये है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट जाते हैं तो पूरी संख्या भी कट जाएगी, अगर नहीं कटते तो नहीं कटेगी। जैसे ये 64 है, 4 से कट जाता है तो ये संख्या भी कट जाएगी, ये हटाइए। 13 चौके 52, ये भी हटाइए, ये भी हटाइए, तो बस एक ही डिजिट बच गया, ये ऑप्शन ए। इतना सा काम था बस। फिर आते हैं 53 नंबर पे, अलजेब्रा पे आधारित एक क्वेश्चन है। इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी अगर मान ले तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्मेट में है, a³ + b³ + c³। अच्छा, a³ + b³ + c³ की वैल्यू 3abc कब होती है, क्या कोई बता सकते हैं? ये बात हमने अलजेब्रा वाले वीडियो में बता रखी है। वैसे ये तब होता है जब a + b + c 0 हो जाए, ठीक। तो हमें x/a चाहिए, यहाँ से a इधर ले आएंगे तो x/a हो गया b - c। ऐसे यहाँ पे y/b हो गया c - a और z/c हो गया a - b। इन तीनों को जोड़ें अगर, x/a + y/b + z/c, b - c + c - a + a - b, ये गया, सब गया, 0 हुआ। अगर ये चीज़ 0 है तो x/a का होल क्यूब, y/b का होल क्यूब प्लस z/c का होल क्यूब आपको मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ x/a इंटू y/b इंटू z/c। तो 3xyz ऊपर, abc नीचे, यानी कि c। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिर से अलजेब्रा का ही है। ABC तीनों की वैल्यूज पता है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। ऊपर है a³ + b³ - c + c³ - 3 टाइम्स ऑफ abc। इस पूरे को क्या लिख सकते हैं आप, हाफ a + b + c इंटू a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर। ये डेरिवेशन सहित वीडियो में बताया है। और नीचे तो वही रहेगा a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर। ये क्या, इससे तो ये कट गया, फाइनल बचा हाफ इंटू a + b + c। वैल्यू सभी की मालूम ही है, 25 + 15 - 10, 30 का आधा हो गया 15, D। अब उसके बाद 55 है ट्राइंगल से। एक ट्राइंगल ABC है जिसका एरिया 72 है और G है उसका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का मतलब है कि जो सारे मीडियन जोड़ दे। ये D, ये E और ये F, ये सभी मीडियन है, अंदर अंदर की जो भी लाइन है ये G है। पूरा एरिया आपका 72 है। सेंट्रॉइड क्या करता है, कई सारे पार्ट बना देता है और पूरे एरिया को उसी हिसाब से इक्वली डिवाइड कर देता है। 1 2 3 4 5 6 हैं, 72 को 6 हिस्सों में डिवाइड करिए, हर एक हिस्से में चाहे इसमें हो 12 12, सबका एरिया 12 12। ये प्रॉपर्टी याद रखनी थी, ट्राइंगल के वीडियोस में बता रखी हैं। यहाँ पे BDG, इसका एरिया चाहिए BGD, ये पूरा एरिया 12 ही तो है A। नेक्स्ट आ जाते हैं 56 पे, ये भी ट्राइंगल का ही है। ट्राइंगल ABC आपके सामने है, AB AC उसकी साइड है। ये ट्राइंगल हो गया ABC। जो आपकी साइड AB है उस पे एक पॉइंट है D, ये D। जो साइड AC है उस पे पॉइंट है E और DE BC पैरेलल है।
सच दैट AD इज इक्वल टू 1/3 BC। जितना भी BC है, मान लीजिए ये 3 है, तो AD उसका 1/3 है, यानी कि ये पूरी चीज़ 1 है। वैसे ही जितना भी AC है, AE ये चीज़ उसका 1/3 है, तो अगर ये मैं 3 मानूँ तो ये अगेन 1 है। हमको ये पता है कि ये छोटू ट्राइंगल और ये पूरा आपस में सिमिलर है, तो इस वाली लाइन में जो रिलेशन है और जो इस वाली लाइन में है वही इसमें और इसमें भी होगा ना, बिकॉज ये ट्राइंगल ही सिमिलर है, तो करेस्पॉन्डिंग साइड भी पैरेलल होगी। वैसे ही ये बड़ी वाली अगर 3 हो तो छोटी वाली भी 1 हो जाएगी, सिंपल है। लेकिन ये जो BC है बड़ी वाली, ये हमें 15 दे रखा है, तो और हमसे पूछा DE ये छोटी वाली, तो क्या करना है 1/3, 15 का 1/3 होगा 5 सेंटीमीटर D। अगला सवाल है सर्कल का ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सिंपल मतलब है कि जो भी आपका क्वाड्रिलेटरल है उसके सारे पॉइंट एक सर्कल को टच करने चाहिए, और BD जो है वो सर्कल की डायमीटर होनी चाहिए। डायमीटर चाहे ऐसे ले लीजिए चाहे ऐसे ले लीजिए, बस आधा आधा करना चाहिए सर्कल को, बस यही तो करना है। तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना लूँ इन दिस वे ABCD, तो ये जो BD है ये डायमीटर हो जाएगा कि नहीं, सेंटर से पास हुआ है, सर्कल को आधा आधा बांटा है, बस खत्म, ये पूरा डायमीटर हो गया। और PQ इज अ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट A, ये जो पॉइंट A है इस पे टेंजेंट खींचा है PQ, ठीक। एंगल ABD आपको गिवन है 20, ABD ये पर्टिकुलर एंगल 20 है, और एंगल CBD CDB ये पूरा एंगल आपको 50 गिवन है। हमको ये बताइए कि अगर सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल की जो डायगोनल है वो डायमीटर का काम कर रही है, तो मतलब तो साफ हुआ ना कि या तो ये स्क्वायर है या तो रेक्टेंगल, कुछ भी हो, ये सभी एंगल 90 होंगे, बात खत्म। सभी एंगल क्या होंगे 90, तो ये 90 हुआ। हमसे पूछा है एंगल CBD ये पूछा है हमसे, ये एंगल। तो इस वाले ट्राइंगल को देख के बताइए आप, ये एंगल 90 है, ये 50 है, तो ये बाकी का 40 होगा कि नहीं, बिकॉज तीनों मिला के 180, इट विल बी 40B। कुछ नहीं किया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया, हमको ये दिख गया कि इसकी ये जो डायगोनल है ये सर्कल के लिए डायमीटर का काम कर रही है, तो या तो ये क्वाड्रिलेटरल जो अंदर बना है या तो सर्कल होगा, इनफैक्ट या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल, दोनों ही सूरत में। यहाँ पे 90-90 बनेगा, तो इधर 90 बना, ये 50 है, ये पूछा है तो 40 हो गया। इस बार अपने सामने 2 सर्कल हैं जो A और B पे काटते हैं। ये पॉइंट A है जहां पे दोनों सर्कल ने एक दूसरे को काटा, और ये हो गया B। PT एंड PQ आर टेंजेंट, लेकिन बनाए कहाँ? P इज अ पॉइंट ऑन द इंक्रीज्ड BA, ये B से लेकर A तक ये थोड़ी दूर आप बढ़ा दिए, तो ये आपका P पॉइंट हो गया। पहली टेंजेंट है PT जो इस सर्कल पे पड़ी है, ये PT हो गई, और दूसरी टेंजेंट है PQ जो इस सर्कल पे पड़ी होगी। तो यहां पर इस टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? इस टेंजेंट का ये जो अंदर ये बड़ी सी लाइन है, ये इससे क्या रिलेशन होगा? हम जानते हैं PT² बराबर होगा PA इंटू PB, इक्वेशन 1। ऐसे ही इधर ये जो PQ है इसका भी तो इसी से रिलेशन होगा ना, PQ² इज ऑल्सो PA इंटू PB, सर्कल में बता रखा है ये सब। RHS कॉमन है, LHS इक्वेट हो जाएगा, तो PT बराबर PQ मिल जाएगा। अगर गिवन है तो इसको टिक कर दीजिए, PT इज इक्वल टू PQ A।
इसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड गिवन एरिया पूछा है। ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू 28√3 इंटू 7, ये √3 3 बना, 7 या 21 इंटू 28, ये 20 + 1 560 और 28 588 √3a। इसके बाद 61 नंबर मेंसुरेशन से एक कॉपर वायर था जो कि स्क्वायर के शेप में था, जिसका एरिया 81 था। a² 81 तो a = 9। ठीक, अब इसी को सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जब भी एक तार को एक से दूसरे फिगर में डालते हैं तो तार की नेट लंबाई पहले वाले फिगर में और दूसरे वाले फिगर दोनों में ही बराबर होती है, और नेट लंबाई को कहा जाता है पेरीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, 9 चौके 36, यही 36 बराबर होगा इस सेमी सर्कल के पेरीमीटर के। ये सेमी सर्कल है, पेरीमीटर मतलब ए से चले, यहाँ गए, यहाँ आए और फिर ए पे आ गए। तो ये तो आधा सर्कल है, इसकी लेंथ होती है πr, और ये तो रेडियस का डबल होता है ये चीज़, डायमीटर, दैट इज 2r। तो πr + 2r, r कॉमन, पाई + 2 अंदर, r बताना है 22/7 + 2 r इंटू 36, 22 14 36/7, r = 7। रेडियस बतानी थी, आ चुकी है 7d। उसके बाद नेक्स्ट भी मेंसुरेशन पर ही आधारित है। प्रिज्म का सवाल है। तो प्रिज्म हमारा ट्राइंगुलर शेप है। प्रिज्म का जो बेस है वो किसी भी शेप का हो सकता है, हमारे केस में वो ट्राइंगल है जिसकी साइड 8, 10 और 12 गिवन है, और उस पर्टिकुलर पूरे प्रिज्म की हाइट अगर हम देखें तो 24 है। सबसे पहले एरिया ऑफ बेस बताइए। बेस मतलब जिस चीज़ का बेस बना है उसका एरिया। तो ऑब्वियस सी बात है, बेस बना है ट्राइंगल का, आपसे पूछा जा रहा है ट्राइंगल का एरिया। 8, 10, 12 कैसे करिएगा? सबसे सिंपल तरीका होता है s टाइम्स ऑफ s - a, s - b, s - c का √ हीरोन्स फॉर्मूला। s फॉर तीनों को जोड़ के आधा करो, 12, 10, 22, 8, 30 का आधा 15, 15 में 8 गया 7, 15 में 10 गया 5, 15 में 12 गया 3, 15 होता है 5 इंटू 3, 7 एज इट इज़, ये 5 इंटू 3, 2 बार 5 कॉमन है तो रूट खोलेंगे, एक बार आएगा, 2 बार 3 कॉमन है, एक बार आएगा, √7 वैसे ही पड़ा रहेगा। 15 √7 ये 2.5 के आसपास होगा। तो 35 से हल्की सी ऊपर वैल्यू मिलेगी, 39.68। एक ही ऑप्शन है, बाकी सब 200, 300, 250 हैं। तो बस बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सॉल्व करने की आपको ज़रूरत ही नहीं थी। बाकी आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछा, ये तो होता है भाई पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर मतलब तीनों को जोड़ के, ये 30 हुआ, 30 इंटू 24, 72 और 1 0, 720 वही आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन बी। फिर 63 भी मेंसुरेशन का है। एक डस्टबिन है जो फ्रस्ट्रम के शेप का है, मतलब बाल्टी नुमा डस्टबिन। बाल्टी ऐसे ही तो दिखती है, तो इसी बाल्टी नुमा ये डस्टबिन है। हाइट इसकी 24 है। एक छोटा सर्कल नीचे है जिसकी डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 होगी। एक बड़ा सर्कल ऊपर है जिसकी डायमीटर 30 है तो रेडियस 15 होगी। यही गिवन है। हमको बताना है सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया यानी कि ये, क्योंकि ये तो नीचे है और ये है। टोटल सरफेस एरिया पूछते तो लिख के आता इसमें, खैर इस चीज़ का एरिया आगे पीछे का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्ट्रम का होता है पाई टाइम्स ऑफ r प्लस r, फिर √r माइनस r का होल स्क्वायर प्लस h²। फ्रस्ट्रम का वीडियो भी नहीं मिला है, प्रिज्म पिरामिड का बाकी है, ये अपडेट करके देंगे डॉक फाइल में जल्द। तो ये 22/7, ये 15 5 20, 15 में 5 गया 10 का होल स्क्वायर 100, 24 का होल स्क्वायर 576, ये टोटल मिला के हुआ 676, ये होता है 26। तो 22/7 इंटू 20 इंटू 26,
ये आ जाएगा, जो कि इनमें से ऑप्शन कोई भी है नहीं। ये आपका करेक्ट आंसर है। 64 भी मेंसुरेशन का है, एक रोड रोलर है, सिलेंडर शेप का है, इस तरीके का रोलर है और इसको कवर करना है रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड को। आयताकार ये मैदान है, इस पे घूम के इसको चलाना है, पूरा कवर कर देना है ऐसे। तो जब भी रोड रोलर किसी रेक्टेंगल को कवर करेगा तो बेसिकली उसका क्या कवर करेगा, एरिया ही तो कवर करेगा ना। इस चीज़ को अंदर एरिया बोलते हैं, ठीक। ये जो रेक्टेंगल है इसकी लंबाई चौड़ाई 70-40 है, तो इसका एरिया होगा 17/40, ठीक। इसी एरिया को कवर करना है। ये बताइए, ये जो रोलर एक बार घूमेगा तो कौन सा एरिया कवर करेगा, अपना यही वाला तो करेगा ना, जो कि होता है 2πRH। तो एक चक्कर में 2πRH, ठीक। 2 × 22/7, डायमीटर 1.4 तो रेडियस 7 मतलब 0.7 तो 7/10, और ये है विड्थ यानी कि ये जो लंबाई है, इसको ऐसे खड़ा कर दीजिए तो यही लेंथ हो जाती है, हाइट हो जाती है, दैट इज 4। 88/5 ये हो गया। तो एक चक्कर में 88/5 तो 70 × 40 में कितने चक्कर, दैट इज 70 × 40 × 5/88, या फिर 88/5 17.6 होता है। ऐसे समझिए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए ना, 176/10 17.6, 17 × 40 को 17.6 से डिवाइड करेंगे, यानी इससे करेंगे तो यहाँ से 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दहम 4 11 जा, ये तो करीब करीब वही 160 के आसपास आंसर आएगा, ये 160 डी। फिर है सेमी सर्कुलर नहीं, ये हेमी स्फेरिकल बॉल है। सेमी सर्कल ये ऐसे बस दिखता है बाहर से, अगर इसका 3D जाएंगे तो इट इज हेमीस्फीयर। इतनी थिकनेस वाली स्टील से बना है, तो कोई भी 3D फिगर है वो किस थिकनेस से बना है ये कैसे निकालते हैं, बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। तो R2 माइनस R1 है 0.5, इनर रेडियस गिवन है 4, यानी R1 = 4, R2 हो जाएगा 4.5, ठीक। अब यहाँ पे हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ द स्टील टू मेक द बाउल, यानी आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम 2/3πr³ फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का हेमिस्फीयर में, लेकिन R2³ माइनस R1³ करेंगे, ये हो जाएगा 4.5 का होल क्यूब माइनस 4³। 4.5 का होल क्यूब होगा 91.125 और ये होगा 64, ये डिफरेंस आपको देगा 27.125। 2/3 होता है 0.66 और पाई होता है 3.14। ये तीनों मल्टीप्लाई होके आपको देंगे 56 पॉइंट समथिंग, यानी कि ए। कैलकुलेटिव क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कभी कभी, इनको लास्ट में करना चाहिए हमेशा, ये दोनों ही वैसे कैलकुलेटिव थे। फिर 66 भी मेंसुरेशन से, स्फेरिकल बॉल है लेड का, ये लेड का बॉल है, इसका रेडियस 10 है, इसको पिघला के बहुत सारे 5 मिलीमीटर वाले यानी 5/10 हाफ सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले जो छोटे छोटे लेड बॉल बना दिए। किस शेप के हैं ये गिवन नहीं है, इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि ये भी स्फेरिकल ही हैं। तो बताइए ये छोटे छोटे ऐसे कितने हैं। तो एक 3D फिगर पिघला के दूसरा बना दिया, जितना वॉल्यूम पहले उतना वॉल्यूम बाद में। 4/3π 10³ = 4/3π इंटू हाफ क्यूब। ये एक का है, एक छोटे लेड बॉल का, ऐसे ऐसे n है तो मल्टीप्लाइड बाई n, ये कटा n/8, 2 का क्यूब 8 = 1000, तो n हो जाएगा 8000। 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा a। फिर देखें हम 67,
ये मेंसुरेशन का है। एक नहर है, कैनाल है, चौड़ी कितनी है वो 30 डेसीमीटर यानी 10 से काट के 3 मीटर। गहरी कितनी है, ऐसे अंदर जाइएगा 12 डेसीमीटर 10 से काट के 1.2 डेसीमीटर मतलब ठीक 1.2 मीटर। जो पानी है 100 किलोमीटर पर आवर यानी ये जो लंबाई है वो कितनी जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर यानी कि इनटू में 1000 आपका मीटर ठीक। 1 घंटे की लंबाई इतनी है। हमसे पूछा है कितना एरिया इससे सिंच जाएगा, एक खेत में इसको लेके जाना है पूरे पानी को, कितना एरिया ये 30 मिनट में सींचेगा। तो लंबाई मुझे कौन सी चाहिए 30 मिनट वाली, जबकि मेरे पास है 60 मिनट वाली। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट की लंबाई इतनी है तो 30 मिनट की आधी होगी इससे, यानी 100 इंटू 1000 डिवाइड बाई 2, 50 इंटू 1000 यानी कि 50,000। इतनी लंबाई लेना है अपने को। चौड़ाई ऊंचाई सब गिवन है। चौड़ाई कितनी है 3 और ऊंचाई यानी कि जो रिवर के केस में डेप्थ है ये 1.2 है। वॉल्यूम बताइए L इंटू बी इंटू एच, 3 इंटू 1.2 इंटू 50,000। यही वॉल्यूम किसका होगा उस खेत का जिसमें ये पानी जाना है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, सॉरी वॉल्यूम बताना है ना खेत का। खेत का वॉल्यूम होगा एरिया इंटू हाइट। ये एरिया ही तो हमसे पूछा है ना। खेत की हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर ऊपर तक ये पानी चाहिए ग्राउंड लेवल से भरा हुआ। 8 बाई 100 मीटर, ये 3 इंटू 12/10 इंटू 50,000 ठीक। 4 2 जा 4 3 जा, उसके बाद में ये 10 जा, ये 25, ये 25,000 इंटू 9, ये 22,500 इंटू 10, मतलब 22,500 इंटू 10 इंटू 10 ठीक। तो ये 22,50,000 यानी कि ऑप्शन डी। फिर 68 है ट्रिग्नोमेट्री से। सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये होता है 1 बाई कॉस थीटा, ये होता है 1 बाई साइन थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। और ये कब होता है जब थीटा 45 हो, क्योंकि कॉस 45 बात करें चाहे साइन 45 बात करें, होते दोनों 1/√2 ही हैं। तो थीटा आपका 45 हो गया। हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछिए, थीटा 45 है, सेक्स 45 प्लस कोसेक 45, ये √2, ये भी √2, दैट इज 2√2 डी। दूसरा सवाल भी ट्रिग्नोमेट्री का है, 69 नंबर। इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर माइनस इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर, तो सेक को 1 बाई कॉस लिख दीजिए, कॉस वाई, tan को साइन बाई कॉस लिख दीजिए, साइन एक्स बाई साइन वाई, और tan y को साइन वाई बाई कॉस वाई। तो यहां पे आप देखिएगा ये कट जाएगा, इसका स्क्वायर ऐसे ही माइनस ऑफ सेक हो जाएगा 1 बाई कॉस, tan हो जाएगा साइन बाई कॉस, प्लस ये tan हो जाएगा साइन बाई कॉस, और ये सेक हो जाएगा आपका 1 बाई कॉस। सॉरी यहाँ पर एक कैलकुलेशन थी, ये x होगा, वैसे साइन एक्स और कॉस एक्स होगा ठीक। सो ये होगा हमारा 1 प्लस साइन एक्स साइन वाई, बिकॉज कॉस एक्स कॉस वाई कॉमन है, स्क्वायर माइनस यहां भी कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई कॉमन है,
तो साइन एक्स प्लस साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई का स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है इस वजह से 1, 2 साइन एक्स साइन वाई माइनस, क्योंकि इधर भी कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई खुलेगा और इधर भी, तो इसी वजह से ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। ये ब्रैकेट हटेगा तो साइन सबका चेंज होगा, तो इससे तो ये कट ही जाएगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। नीचे तो सेम बना रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई। इसके बाद बात करें अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक तरफ ले लें और यहाँ से साइन स्क्वायर वाई कॉमन ले लें, तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये बचेगा, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई बचा रहेगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों का साइन चेंज किया तो ये वाला हो गया कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई। नीचे ये कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई बना रहेगा। अगर मैं ऊपर पूरे में से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूँ तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई अंदर बच जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई होता है कॉस स्क्वायर वाई। नीचे एज इट इज ये सब कट पिट के सब आ रहा है 1, दैट इज ऑप्शन डी। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है सेक स्क्वायर थीटा कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan, तो ये हुआ tan स्क्वायर थीटा। ये है कॉस स्क्वायर 67, 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67, तो 90 माइनस समथिंग tan का कितना होता है कॉट स्क्वायर 67। और अगर साइन स्क्वायर यहाँ पे है ये 40 से 50 नेट 90 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 होगा। ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देखिए वहाँ सब बताया है। ये 1 कॉट इनफैक्ट कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये भी 1 और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ये भी 1, तो 1/2 इसका आंसर है जो कि ऑप्शन में गिवन है नहीं, 1/2। फिर 71 आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। देखना किसको है टॉप ऑफ द टावर को, ठीक इसको देखना है। कहाँ से देखना है एट अ डिस्टेंस ए एंड बी, एक ये ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट है इधर से देखना है ऊपर ये थीटा, और एक यहाँ से इस वाले पॉइंट से बी डिस्टेंस पर, इतना डिस्टेंस हो गया आपका बी, एक यहाँ से इसी पॉइंट को देखना है। एंड दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तब होते हैं जब दोनों मिला के 90 हो जाए। अगर दोनों मिला के 90 है तो एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। ये हाइट मान लीजिए h, वही आपको बतानी है। अगर इस छोटू ट्राइंगल में इतने में ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं h ओवर a, ये a डिस्टेंस आएगा तो इस थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस tan, परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन 1। अगर मैं इस पूरे बड़े में ट्रिग्नोमेट्री लगा दूं तो h ओवर b आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू h बाई बी। सेकेंड, मुझे ये पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, तो आगे हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे।
h बाई बी इंटू एच बाई ए इज इक्वल टू 1, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो h हो गया आपका रूट ओवर ए बी यानी कि c। इसमें 72 से लेकर 75 तक हमें सॉल्व करना है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसका ग्राफ यहाँ पे और यहाँ पे दे रखा है। अगर हम बात करें ग्राफ की इंफॉर्मेशन की तो 5 कंपनीज हैं एक्स एक्सिस पर ए बी सी डी ई, और वाई एक्सिस पर आपको उनकी वैल्यूज़ दी गई हैं। यहाँ पर 2 डिफरेंट कलर यूज़ हुए हैं, एक वॉयलेट है एक ब्राउन है। वॉयलेट आपको मांग बताता है, यानी कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है और वो प्रोडक्ट बन कितना रहा है, ये आपको ये वाला मैरून कलर बताएगा, यानी कि ब्राउन जो भी है। तो खैर 72 नंबर। कंसोलिडेटेड एवरेज डिमांड 5 कंपनी के लिए और कंसोलिडेटेड एवरेज प्रोडक्शन, यानी कि जितने नीले वाले हैं सबका एवरेज और जितने ब्राउन वाले हैं सबका एवरेज निकाल करके दोनों को लेस करके बताइए वैल्यू कितनी आ रही है। नीले वाले उठाते हैं पहले, 24 6 3 3 6, यानी ये 6000 हुआ। 6000 और 3000 9000, 9300, 93 12 105, ये आ गया। उसके बाद ब्राउन वाला 18 9 27 15 42, 42 12 54, 54 15 69, 69 33 102, तो 10,200 10,500। तो ये तो सम हुआ, खैर एवरेज हो जाएगा 2100, 5 दूनी 10, ये 2140, 2040, मतलब तो 60 का डिफरेंस आ रहा है जो ऑप्शन में है नहीं। इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है। 24 6000 12 72 10,500 सही तो दिया है। ये 18 27 18 45 15 60 12 72 और 15 87 8700, सॉरी 27 18 45, ये 6000 तो यहीं तक हो गया। उसके बाद 15 9 24, 8400, तो 10,500 और 8400 के बीच में डिफरेंस है 2100। ये एवरेज डिफरेंस नहीं, सम का डिफरेंस है। एवरेज डिफरेंस के लिए 5 से काटिए इसे, आ जाएगा 420। बी, द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डी इज हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ ए। तो प्रोडक्शन का डेटा चाहिए कंपनी ए और डी के लिए। कंपनी ए का प्रोडक्शन है 3000 और कंपनी डी का प्रोडक्शन है 1200। किसका पूछा है? डी कितने टाइम्स है। जी हाँ, पक्का यही पूछ रहे हैं, डी का कितने टाइम्स है ए के मुकाबले। तो डी का प्रोडक्शन है 1200। ये n टाइम्स अगर मान लें 3000 के, तो 1200 बटे 3000, 2/5 यानी 0.4 टाइम्स है ये, ठीक। डी, द कंपनीज बीज डिमांड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सीज डिमांड। तो B बाई सी ये चाहिए डिमांड में। तो कंपनी बी की डिमांड है, लेकिन इससे पिछले वाले क्वेश्चन पर अगर हम वापस चलें, प्रोडक्शन कौन बता रहा है? प्रोडक्शन ये वाला मैरून वाला, ये 27 इज इक्वल टू n टाइम्स किसका चाहिए था? ए का 1500। तो ये 27 9/5 होगा 1.8 ए।
अब डिमांड मतलब नीला वाला चुनना है। किस किस की डिमांड चाहिए एक बार फिर से देखिए। तो डिमांड हमें चाहिए B/C। बी की डिमांड इधर है 600 और सी की डिमांड इधर है 2400। ये 1/4 यानी 25%, इसका आंसर सी है। व्हाट इज द रेसिप्रोकल रेशियो, यानी जो रेशियो है उसका उल्टा चाहिए। नंबर ऑफ कंपनीज प्रोड्यूसिंग मोर देन डिमांड, तो उन कंपनीज की संख्या बताइए हु आर प्रोड्यूसिंग मोर देन डिमांड, जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो प्रोडक्शन ज़्यादा मतलब ये मैरून वाला ऊंचा चाहिए। तो मैरून वाला ऊंचा एक यहाँ है पहली कंपनी, एक यहाँ है दूसरी कंपनी और कोई नहीं है, तो ये 2। और बाकी तो खैर जो बच जाएंगी वही हैं 1, 2 और 3। तो 2/3 एक्चुअल रेशियो है, तो रिवर्स रेशियो क्या है 3/2 है, सी। तो इस प्रकार से मैथ सेक्शन कंप्लीट होता है।